शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। दोस्तों, जैसे कि ये एक सामुदायिक रेडियो है तो इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज से जुड़े हुए कार्यक्रम तो लेकर के आते रहते हैं। उनसे जुड़े कई तरह के मुद्दे हम अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। तो ऐसी ही एक जानकारी के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग से डॉक्टर नंदन कुमार तिवारी, और इनकी जानकारी का जो आज का विषय है वो है ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति और इसका विकास। तो दोस्तों, पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नंदन कुमार तिवारी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग से आप सभी के लिए ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति एवं उसका विकास विषय को लेकर के आया हूँ। यदि हम ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति की बात करें, यह उसकी एक निश्चित तिथि निर्धारित करना कथमपि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित है। यदि देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति का मूल वेद है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र वेद का ही चक्षु रूपी अंग जाना जाता है। शास्त्र में कहा गया है, वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम अकल्मषम विनयित दखिलम श्रोतम स्मार्तम कर्मम न सिद्ध्यति। अर्थात वेदस्य निर्मलम चक्षु मतलब कि वेद का निर्मल चक्षु रूपी अंग है ज्योतिष शास्त्र, जो अकल्मष है। अकल्मष का मतलब होता है जो दोष रहित है ना, बिल्कुल विशुद्ध है। तो वस्तुतः सृष्टि की उत्पत्ति करने में ब्रह्मा जी को भी एक निश्चित कालखंड का समय लगा था। जैसे देखा जाए तो सूर्य सिद्धांत के एक श्लोक है, ग्रहर्ष देव दैत्यादि सृजितो अस्य चराचरम कृतादि वेदा दिव्याब्दाः शतघ्ना वेद सुगता। अर्थात ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उन्हें भी सृष्टि को निर्माण करने में 43,400 कृतादि वेदा दिव्याब्दा यह समय कहा गया है। कृत का अर्थ होता है 4, अद्रि का अर्थ होता है 7 और वेद का अर्थ होता है 4। तो अंक का नाम बामनो गति से 4, 7 और 4 आ रहा है ना, और इसको दिव्य वर्ष में करेंगे तो 474 है ना। कृत का मतलब 4, अद्रि का मतलब 7 और वेद का मतलब 4। कृतादि वेदा दिव्याब्दा, तो 474 मतलब 47,400 दिव्य वर्ष लगे थे उनको, ब्रह्मा जी को, ग्रह को निर्माण करने में, ग्रह के साथ साथ नक्षत्रों को निर्माण करने में, देव को, देवताओं को, है ना, और समस्त चर और अचर प्राणी से युक्त इस सृष्टि को। तो मतलब इस सृष्टि की रचना करने में सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी को 47,400 दिव्य वर्ष लगे थे। निश्चित रूप से मित्रों, इस सृष्टि में ग्रह है, नक्षत्र है ना, उल्का है, पिंड है, निहारिकाएं हैं और चर और अचर प्राणी हैं, जिसमें वो सब आ जाएंगे। पर्वत है, मनुष्य है, देव है, दैत्य है ना। ये समस्त जितने भी हैं ये सब सृष्टि के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसको निर्माण करने में 47,400 दिव्य वर्ष लगा था। अब हम सब जानते हैं कि जैसे ही हम ज्योतिष शब्द का नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि ग्रह, तो यहाँ पे भी ग्रह और नक्षत्र की बात हमने किया कि ग्रहर्ष देव दैत्यादि। तो ग्रह और नक्षत्र की उत्पत्ति भी सृष्टि के उत्पत्ति के साथ ही हो गया था। जब सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की रचना जब भगवान ब्रह्मा जी कर रहे थे तो उसी समय ग्रह और नक्षत्र को भी उन्होंने उनके कक्षा में बैठा करके और उसको परिचालित कर दिया, मतलब कि उसका संचालन कर दिया। तो जब ग्रह और नक्षत्र जो ज्योतिष का प्राण माना जाता है तो उसकी उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति के साथ हुई है, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ज्योतिष शास्त्र का उत्पत्ति भी सृष्टि के उत्पत्ति के साथ ही हुई है। इसीलिए इसका कोई निश्चित कालखंड, निश्चित काल माप जो है वो नहीं किया जा सकता कि इतने ही समय में हुई थी। क्यों? क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के भी अनेक रहस्य हैं और सृष्टि उत्पत्ति के बारे में भी हमें ग्रंथों में अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। तो जिस प्रमाण को यदि आप मान लें तो उस प्रमाण के अनुसार भी सृष्टि की उत्पत्ति का कोई ना कोई एक निश्चित कालखंड होगा। मित्रों,
ज्योतिष शास्त्र में शास्त्र माध्यम तदेव वेदम यत पूर्वम प्राह भास्कर युगानाम परिवर्तन काल भेदोत्र केवल। ये बड़ी अच्छी बात कही है सूर्य सिद्धांत में सूर्यांश पुरुष ने दानवराज मय को। क्यों? क्योंकि सूर्य सिद्धांत जो है वो सूर्यांश पुरुष और दानवराज मय का ही परस्पर संवाद रूपी आर्ष ग्रंथ है। तो उसमें उन्होंने कहा कि यतपूर्वम प्राह भास्कर, जैसा कि भास्कर ने भगवान सूर्य ने पहले बतलाया है शास्त्र के बारे में, यह जो ज्योतिष शास्त्र है उसके बारे में, आज भी वह ज्योतिष शास्त्र वैसा ही है, कोई उसमें अंतर नहीं है, बस केवल काल भेद का अंतर है। काल भेदोत्र केवल अत्र केवलम काल भेद वर्तते, अर्थात यहाँ पे केवल और केवल काल का ही अंतर है। बाकी तो ज्योतिष शास्त्र जो सृष्टि के आदि में था, जो अपने उत्पत्ति काल में था, वही आज भी है और हमेशा वही रहेगा। उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रूप बदल सकता है, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहां तक मैं समझता हूँ ज्योतिष शास्त्र हमारे प्राचीन ऋषियों की देन है और अपने अलौकिक प्रतिभा के आधार पर ज्योतिष शास्त्र को हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान किया है। ज्योतिष शास्त्र वैदिक कालीन ऋषि महर्षियों की अलौकिक प्रतिभा की देन है। भारतीय विद्याओं में इसका स्थान अद्वितीय है। मनुष्य की संरचना और उसके प्रकृति का इससे अभिन्न संबंध है। इसके अंतर्गत पिंड और ब्रह्मांड, व्यष्टि और समष्टि के संबंधों का अध्ययन समग्र रूप से किया जाता है। ग्रह, नक्षत्र, तारे, राशियां, मंदाकिनी, निहारिकाएं एवं चराचर प्राणी, वृक्ष, चट्टाने आदि विश्व ब्रह्मांडीय घटक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे को प्रभावित, आकर्षित करते रहते हैं। इन ग्रह नक्षत्रों का मानव जीवन पर सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। वे कभी कष्ट दूर करते हैं तो कभी कष्ट प्रदान करते हैं। ये तत्व मनुष्य के सूक्ष्म संरचना एवं मन संस्थानों पर कार्य करते हैं और उसकी भावनाओं तथा मानसिक स्थितियों को अधिक प्रभावित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन और उपयोग से ज्योतिषी को मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अब यदि इसके उत्पत्ति के बारे में समझने के बाद यदि हम इसको काल क्रम के आधार पर देखें, चूंकि यह सृष्टि उत्पत्ति के साथ ही इसका भी प्रादुर्भाव हो गया था, तो चूंकि सृष्टि का मूल वेद है तो वेदोत्पत्ति काल एक हो जाएगा, तो वैदिक काल जिसको हम कहते हैं। तो प्राग वैदिक काल यदि हम एक बात करें, जिसको आज के कतिपय आचार्यों ने अंधकार युग की बात करते हैं वो, लेकिन मेरा मानना है मित्रों कि ज्योतिष शास्त्र का कोई भी काल खंड अंधकार युग के नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शब्द का अर्थ ही है प्रकाश, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार की बात हम कैसे करेंगे? तो ज्योतिष शास्त्र का कोई भी चीज जो है वो अंधकार में नहीं हो सकता, मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत पक्ष है। तो अंधकार युग को ना कहकर यदि हम प्राग वैदिक कहे तो मुझे लगता है कि ज्यादा उचित होगा। तो प्राग वैदिक काल में क्या स्थिति थी ज्योतिष शास्त्र की, और उसके बाद से प्राग वैदिक काल ले लीजिए, वैदिक काल ले लीजिए, मध्यकाल ले लीजिए, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल दोनों ले लीजिए, और उसके बाद से आधुनिक काल। इन समस्त काल खंडों के आधार पर यदि हम ज्योतिष की बात करेंगे तो उसमें हमें ज्योतिष का अलग अलग रूप भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा कि रूप परिवर्तनशील होता है। तो प्राग वैदिक काल में जो ज्योतिष का रूप था, क्या वही आधुनिक काल में भी है, या मध्यकाल में जो था वो क्या वही आज के युग में भी है, क्या जो वेदांग काल में था क्या वही आज भी है? तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं सबके रूप में अंतर हो रहा है। तो मित्रों, अगले अंक में हम आपके लिए ये लेके आएंगे कि किस काल खंड में ज्योतिष का कौन सा रूप था, इसको हम देखेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही समझिए कि ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही हुआ, और इसके आरंभ का मूल हम वेद को कह सकते हैं। क्योंकि यह वेद का ही चक्षु रूपी अंग है, इसलिए इसके वेदांग भी कहा जाता है। और ज्योतिष का जो प्रधान कार्य था जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो सिर्फ यही था कि यज्ञादि जो कर्म किए जा रहे हैं, जो ऋषियों का प्रधान कर्म यज्ञ होता था, तो यज्ञ और स्मार्तादि जो क्रियाएं हैं वो सबके सब काल पे निर्भर हुआ करती थी, और वह उचित शुभ काल का निर्धारण ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किया जाता था। और उसी उचित कालखंड में ऋषि यज्ञ करके और जन कल्याण के लिए समर्पित रहा करते थे। उनकी दृष्टि अत्यंत दूरदृष्टि होती थी, और वह ऋषि अपने तपोबल के आधार पे या उस यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा या शक्ति के आधार पे वह जन कल्याण के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखता था। मित्रों, बस इतनी ही बात कह करके मैं अब अगले अंक के लिए पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।